हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बाबा एमपी जिनगर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 की जो मैथ है आपका चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, इसको हम जो है वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको अपन जो है किताब से ही पढ़ेंगे। और किताब में जहाँ जहाँ पर जो है ऐसे देखिए ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे देखिए ये जो ब्लैक कलर के वर्ड है ना, जो बोल्ड है, ज़्यादा गहरे हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को क्लियर समझेंगे। और जो चैप्टर का नाम है पहले उसको समझ लेते हैं, रेखाएं और कोण। अब देखिए रेखा क्या होती है। अगर आपके पास में रेखा की परिभाषा होगी तो आपको रेखाखंड भी समझ में आएगा, आपको किरण भी समझ में आएगा और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक भी आपको समझ में आएंगे। चलिए अपन जो है सबसे पहले बात करते हैं रेखा के बारे में कि रेखा होती क्या है, ठीक है ना। तो देखिए रेखा क्या होती है, मैं कुछ 3 तरह की आकृतियाँ बताता हूँ आपको। मैं सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन दोनों तरफ जो है ऐसे तीर लगे हुए हैं। अब ये जो आकृति है ना, इसकी लंबाई सीमित नहीं है, यानी ये असीमित लंबाई वाली आकृति है, ठीक है ना। ये असीमित लंबाई वाली एक आकृति है, ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है। दूसरा, एक आकृति मैं और बनाता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने एक और पॉइंट बनाया। ये पॉइंट है क्या? बिंदु है। बिंदु की परिभाषा क्या होती है? जिस आकृति की, चलिए मैं आपको बिंदु भी समझा देता हूँ। बिंदु की परिभाषा ये होती है कि जिस आकृति की ना तो लंबाई, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, कोई भी चीज़ नहीं हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आप माप के बताइए, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, आप नहीं बता सकते। तो जिस आकृति की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है, उस आकृति को अपन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। बिंदु भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। देखिए मैंने 2 बिंदु बनाए हैं। अभी बिंदु है कैसे, ये 2 बिंदु है अंत बिंदु। अंत बिंदु का मतलब समझ लीजिए जिनका अंत हो चुका है, वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर उनके मध्य की कोई दूरी होगी, जैसे जैसे अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दूं, अब जो मेरे को एक आकृति मिल रही है वो किस तरह की आकृति है? ये तो एक रेखा है। अभी रेखा का भाग है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ये एक रेखाखंड भी है। हालांकि मैं इनकी परिभाषा भी जो आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम को अपने दिमाग में लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ रेखा और इसके ऊपर लिखता हूँ मैं रेखा खंड, ठीक है। अब मैं एक आकृति और बनाता हूँ। मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ। मैंने इस आकृति से एक पॉइंट लिया है और उस आकृति से एक एरो लिया है। एरो मतलब तीर का निशान, ठीक है ना। इन दोनों आकृति का कुछ कुछ भाग जो है इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बाएं दाएं कैसे भी बना दो। अब जो ये आकृति है ना, इसको बोलते हैं अपन किरण। अब मैं इनकी परिभाषा समझाता हूँ आपको। देखिए रेखा क्या होती है? दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ने वाली असीमित लंबाई की आकृति को रेखा कहते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, 2 अंत बिंदुओं को दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ाए जाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे अपन रेखा बोलते हैं। जैसे मानते हैं आपके पास में एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये 2 अंत बिंदु थे। इन दोनों को आप जो है दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ा रहे हो। 2 अंत बिंदु को दोनों ओर से आगे बढ़ाए जाने पर, जैसे आप इसको इधर भी बढ़ा रहे हो, आप इसको इधर भी बढ़ा रहे हो, ठीक उसी प्रकार इसको भी आप इधर बढ़ा रहे हो और उधर भी बढ़ा रहे हो। तो देखो दोनों ओर से आपने दोनों अंत बिंदु को असीमित रूप से बढ़ाया, यानी अनंत रूप से बढ़ाया। तो जो आकृति बन रही है वो क्या है? रेखा है। कैसे भी समझ सकते हैं। अब उसी प्रकार अब ये जो रेखाखंड है और जो किरण है वो क्या है? रेखा के ही भाग है। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ? मैं अपनी किताब से बता रहा हूँ। देखिए अपनी किताब में छपा हुआ है, ध्यान से देखिए। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। सिंपल समझ में आ रहा है आपको? वापस एक बार, रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। अब देखिए रेखा है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँ और एक पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ, इस पॉइंट को खींच के यहाँ पर रख दूँ, तो देखो ये जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। इसका मतलब रेखा का वह भाग
जिसके दो अंत बिंदु, देखो ये रेखा का ही भाग था लेकिन इसके क्या है, दो अंत बिंदु है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता ये सीमित लंबाई का है, ये तो असीमित लंबाई का है, और वो कैसा है, सीमित लंबाई। तो आप किताब की परिभाषाओं को रट लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, खाली जगह में कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल वापस समझते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे अपन रेखाखंड बोलते हैं। उसी प्रकार हमने रेखा को समझा है, रेखाखंड को समझा है। अब बारी आती है किरण की। किरण किसे बोलते हैं, किरण उसे बोलते हैं जिसका एक अंत बिंदु हो, ठीक है ना, जिसका एक अंत बिंदु हो। और मैं आपको ये किताब से भी समझा सकता हूँ, क्योंकि अपने किताब के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ध्यान से देखिए, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक तो अंत बिंदु होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा आगे अनंत रूप से बढ़ता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। वापस एक बार देखो, ये दोनों ही जो भाग है ना, ये रेखाखंड ले लो चाहे चाहे किरण ले लो, ये दोनों ही रेखा के भाग है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु है, बाकी एक और से देखो आगे बढ़ रहा है, इसी रेखा का एक भाग को लिया हमने, इस अंत बिंदु को लिया। देखो अब इसको देखो आप, ये किरण की तरह दिख रहा है। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो तो वो रेखा खंड कहलाएगा। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे अपन किरण बोलेंगे। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं ये अपने पास में ए बी एक रेखा है। रेखा को दर्शाने का तरीका रहेगा, हम ए बी लिखेंगे। अब देखो रेखा का चिन्ह कैसा होता है, दोनों ओर से एरो लगते हैं, तो अपन उसके ऊपर ऐसा लाइन खींच के एक तीर इधर एक तीर इधर। उसी प्रकार आपको कोई बोले, जैसे मानते ये सी डी है, ये सी डी एक रेखाखंड है, इसको दर्शाइए, तो आप सी डी तो लिखेंगे, अभी रेखाखंड है तो अपन एक छोटा सा लाइन यहाँ पर बनाएंगे और दो छोटे छोटे अंत बिंदु भी यहाँ पर दर्शा देंगे। वही अगर किरण की बात करेगा, मानती ये पी क्यू एक किरण है, तो दर्शाने का तरीका रहेगा, अब किरण तो ऐसी होती है भाई, एक तो अंत बिंदु है, दूसरा अनंत रूप से आगे बढ़ता है, ये अपने पास किरण हो गई। तो इस तरह से जो है हम इनको दर्शा के जो है सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किताब में जो अगला काला गहरा अक्षर है वो है सरेख बिंदु, एक है असरेख बिंदु। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वे सरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असरेख कहलाएंगे। वापस एक बार समझते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु, पॉइंट बनाते हैं अपन, अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा सरेख बिंदु, और एक पॉइंट अपना है इसी के ऑपोजिट है असरेख बिंदु। ठीक है, वापस एक बार समझते हैं। यदि दो या दो से अधिक, वापस एक बार, यदि तीन या तीन से अधिक, दो नहीं सॉरी, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो कभी कभी जो है कुछ गलत वर्ड निकल जाएंगे, तो आप इसको कॉपरेट कीजिए, ठीक है ना। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे मानते हैं ये बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यदि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में खड़े हैं, एक ही लाइन पर स्थित है, इस तरह के बिंदु को बोलते हैं अपन सरेख बिंदु। जैसे अपन बोल सकते हैं पी क्यू आर सरेख बिंदु है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है। रेखा का मतलब हो गया दोनों ओर से आगे अनंत रूप से बढ़ेगी। उसी प्रकार यदि नहीं है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, बिल्कुल देखिए एक लाइन में नहीं है, इस तरह से देखिए, देखेंगे तो पता लगेगा कि एक रेखा में तो ये बिंदु नहीं स्थित है। तो आपको परिभाषा याद रखनी है, यदि तीन या तीन से अधिक, दो का कोई मेंशन ही नहीं है यहाँ पर, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो सरेख बिंदु, अन्यथा वे असरेख बिंदु। तो आपसे कोई पूछ सकता है त्रिभुज कैसी आकृति है, कैसे बिंदु से निर्मित होती है, असरेख बिंदु से, है ना। देख लो आप, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन अगले डार्क पॉइंट पे, कोण के बारे में। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बन जाता है। चलिए समझते हैं। वापस एक बार, हमने किरण को समझ लिया है जिसका एक क्या होता है, अंत बिंदु होता है ना, अंत बिंदु, और बाकी तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। तो वापस एक बार, यदि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक अपना कोण, कोण क्या समझ लेते हैं एक बार। यदि दो किरणें
जैसे मानते हैं एक किरण ऐसे गई, ये मानते हैं ओ पॉइंट, ये देखो अंत बिंदु है। अब इसी अंत बिंदु से एक पॉइंट आपने, एक रेखा आपने ऐसे बनाई। वापस एक बार, यदि दो किरणें, जैसे ये अपना हो गया टी, अभी आपसे पूछेंगे तो आप बताओगे ओपी और एक है ओटी। अभी दोनों है क्या, किरण है भाई, क्योंकि देखो ये अंत बिंदु है और एक और से बढ़ रही है, ये भी अंत बिंदु है, एक और से बढ़ रही है। तो वापस एक बार, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो उनके मध्य कोण बन जाता है। या फिर आप समझ लीजिए, दो किरणों के मध्य के झुकाव को अपन क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई एक और बन सकता है ऐसे, ठीक है ना। जैसे आप देखो, ये देखो दो रेखाखंड है, दो रेखाखंडों के मध्य के झुकाव को भी क्या बोलते हैं अपन, कोण। कोण को थीटा से बताते हैं, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो किताब के अकॉर्डिंग समझते हैं, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण बोलते हैं। नहीं तो फिर अपने किताब वाली लाइन ले लेते हैं एक बार, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे अपन कोण बोलते हैं। सिंपल। चलिए अगला डार्क पॉइंट समझते हैं। हाँ ये देखिए, भुजाएं। भुजाएं क्या होती है, भुजाएं कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं होती है। सिंपल, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए ये कोण को बना रही हैं, तो दो, जैसे ये ना, ये किरणें ओपी, एक अपनी ओटी, ये दोनों क्या है, ये किरणें तो है ही है, लेकिन जो कोण को बना रही है वो उसकी क्या है, भुजा भी होती है। या फिर आप दो बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा, तो रेखाखंड को आप एक भुजा मान सकते हो, ठीक है ना। रेखाखंड एक भुजा माना जा सकता है। उसी प्रकार अगला जो डार्क पॉइंट अपने किताब से, वो है भुजा के बाद में देखिए अपना डार्क पॉइंट है शीट्स। अभी शीट्स क्या है, शीट्स उसे बोलते हैं वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु, जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी दो भुजा एक दूसरे से टकरा जाती है ना, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, एक भुजा ऐसे जा रही है, एक भुजा ऐसे आ रही है। अब इनको अगर आप टकरा देंगे, देखो जैसे टकराएंगे ना, तो देखो एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में, है ना। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है जो दोनों में स्थित है। जैसे देखो यहाँ पर ये ओ पॉइंट जो है ना, ये ओपी के लिए भी है, ये स्टीक ओटी के लिए भी है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं अपन शीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, और आपकी किताब से ही दे रहे हैं, ठीक है ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए समझते हैं न्यून कोण को। छोटी क्लासों से आपने पढ़ा है 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े वाले कोण को न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। अधिक कोण के बारे में बात आते हैं, तो जो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, डिग्री भी लिखना चाहिए आपको, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अपन क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। रिजु कोण की बात आती है, रिजु कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन रिजु कोण से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को अपन बोलते हैं रिजु कोण, और रिजु कोण का दूसरा नाम है सरल कोण। याद रखिएगा, प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे अपन प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। याद रखिएगा, और अगर सीखना है तो इन देखिए, आप डार्क पॉइंट पर जाइए, जो गहरे गहरे काले अक्षर हैं ये अपने इंपॉर्टेंट है, इनको तो हमने समझ लिया है। देखिए पूरक कोण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऐसे सीधे पूछते हैं, यदि दो कोणों का योग, ये जो लाइन है ना, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण जोड़ के 90 डिग्री बने तो पूरक, और अगर वही दो कोण जोड़ करके 180 बनते हैं, 180 का मतलब क्या, दो समकोण के बराबर। ये तो क्या बोल रहा है, एक समकोण, लाइन चेंज हो सकती है कि दो समकोण के बराबर है, तो वे क्या कहलाते हैं, 90 डिग्री बने तो दिमाग में आएगा पूरक, 180 डिग्री बने तो दिमाग में आएगा समपूरक कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले काले गहरे अक्षर पर, आसन कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तो काफ़ी वक्त हो चुका है, तो एक बार वापस सीखते हैं आसन कोण किसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा है,
उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, ऐसे कोणों को अपन आसन कोण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर सीखते हैं, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो किताब की परिभाषा समझते हैं, और किताब की परिभाषा से ही जो है हम इसको लिख देंगे। टॉपिक अपना रहेगा ये वाला, आसन कोण। देखो मैं 3 टॉपिक लिखता हूं। ऐसा कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु, इसको अपन शीर्ष भी बोल सकते हैं, एक उभयनिष्ठ शीर्ष या बिंदु, चलो बिंदु ही रहना देते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा तथा जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत स्थित हो, ठीक ना, विपरीत स्थित हो। इसको डायग्राम से समझने तो मजा आएगा। जैसे देखिए मैं कोण बना रहा हूँ, ठीक ना, इस तरह से एक आकृति बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूँ, मैं इसको P मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ मैं B। ध्यान से देखिए 2 कोण बन रहे हैं यहाँ पर, एक बन रहा है BOP, एक बन रहा है AOP। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ना, कोण के नाम भी लिख देते हैं, 2 आसन कोण बन रहे हैं यहाँ पर, BOP प्लस, या फिर ऐसे लिख देते हैं अपन आसन कोण के लिए POA, ठीक है ना। ये 2 आसन कोण है, तो क्यों है? रीजन इसका ये है क्योंकि इसमें देखिए एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ये जो O बिंदु है ना, ये BOP में भी आता है, ये जो O बिंदु है ये AOP में भी आता है। दोनों ही कोण में देखिए, जैसे अगर इस कोण को 1 नंबर, इसको 2 नंबर मान ले, दोनों ही कोण में एक उभयनिष्ठ बिंदु है। उसी प्रकार एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। देखो OP दोनों में कवर हो रहा है, BOP AOP दोनों में कवर हो गया। प्लस जो भुजा विपरीत स्थित है, या फिर जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है। तो देखो इसकी दिशा अलग है, ये उभयनिष्ठ नहीं है भाई, ये BO दोनों में कवर नहीं हो रहा है, ये AO भी दोनों में कवर नहीं हो रहा है, तो ये विपरीत दिशा में स्थित है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार किताब की भी लैंग्वेज को थोड़ा सा परख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत। तो अब देखो आकृति 6.2 में थोड़ा सा झांक कर देखते हैं, इस आकृति को भी समझते हैं। ABD और DBC आसन कोण है, ABD और DBC आसन कोण है क्योंकि इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु B है। देखो B दोनों में कवर हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक जो BD है ना, ये उभयनिष्ठ भुजा भी है, और जो AB और AC उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो देखो विपरीत दिशा में, इसकी दिशा इस तरफ है, उसकी दिशा उस तरफ है। तो आपके पकड़ में आ गया होगा, और इसको भी थोड़ा हम सीख लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, जो टोटल कोण बन रहा था ABC, वो इन दोनों कोणों के योग के बनता है। ये तो पता ही लग रहा है। जैसे अगर मैं एक आकृति बना दूं, यहाँ पर ये आकृति है, आपसे मैं पूछूं कि भाई ये ABC है, पूरा कोण कैसे बनता है, ये इसके और इसके योग से ही बनता है। तो बस यही लिखा, ठीक है ना, आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए ABC और ABD आसन कोण नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, ABC। अब ABC देखो ये तो पूरा एक सरल कोण हो गया, और ABD आसन कोण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है ही नहीं। यानी यहाँ पर ABC एक सरल कोण डाल दिया ना, तो आप सोच सकते हैं इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है ना। इसका कारण यह है कि अउभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, BD और BC BA के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों एक ही ओर आ गई ना, BC भी आ गई, तो दोनों में BC आ गई, फिर आप इसको आसन कोण नहीं मान सकते हो। तो ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, इसको अपन मानेंगे कोणों का रेखिक युग्म। तो समझते हैं ये चीज़ है क्या। यदि आकृति 6.2 में अउभयनिष्ठ भुजाएं BA और BC पर एक रेखा बनाए, जैसा कि देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को, वो 6.2 तो अपनी आसन कोण वाली थी, हम इसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। तो ये आकृति 6.3 जैसी लगेगी, तो अपने इसको ही समझ लेते हैं ना, उस पर क्यों फोकस करते हैं। तो देखिए
इस स्थिति में ए बी डी और डी बी सी, ए बी डी ये वाला घुमाओ और डी बी सी उधर वाला घुमाओ, दोनों कोणों का एक रेखिक युग्म बनाता है। तो रेखिक युग्म आप सिंपल समझ लीजिए कि एक सीधी लाइन पर इस तरह से एक लाइन खड़ी है, या कितने भी लाइनें हो सकती है, ठीक है ना, जो उस 180 डिग्री के कोण को डिवाइड करती है। जैसे देखिए, अगर ये एक लाइन इस तरह से जा रही है तो इसने 180 डिग्री के कोण को आधे आधे भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे अपन रेखिक युग्म बोलेंगे, जिनका जो मान रहेगा वो जोड़ कर देखो 180 बनेगा। सिंपल सी बात है कि भाई ये वाला घुमाओ और ये वाला घुमाओ, टोटल घुमाओ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि रेखिक युग्म का जो यूज़ है वो पूरे चैप्टर में आराम से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोणों पे। अब शीर्षाभिमुख कोण है क्या? जब दो लाइनें परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे देखिए, ये लाइन सी डी, ये लाइन ए बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पे। तो देखो चार कोण बन रहे हैं चारों दिशा में। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलेंगे? इस वाले कोण को बोलेंगे। तो 2 4 का शीर्षाभिमुख इसके सामने होना चाहिए, शीर्ष के अभिमुख होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए एक आदमी ऐसे बैठा है और एक आदमी इस दिशा में बैठा है, दोनों की जो कमर है ना एक दूसरे से कनेक्ट है, चिपकी हुई है। तो शीर्ष के अभिमुख बनने वाले कोणों को अपन बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें प्रतिच्छेद हो और यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म भी बनते हैं। इनमें एक AOD और BOC है, AOD और BOC। देखो इसके सामने 2 नंबर के सामने 4 नंबर है और 3 नंबर के सामने 1 नंबर है, ये दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। नाम से ही पता लगता है ये बहुत सिंपल है, इसको क्या एक्सप्लेन करें। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखा जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, किसी न किसी बिंदु पे कट करेगी, उसे प्रतिच्छेदित। और ऐसी रेखा जो किसी भी पॉइंट पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी उसे बोलेंगे अपन अप्रतिच्छेदी। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अप्रतिच्छेदी रेखा का दूसरा नाम बताइए। आप बताएंगे समांतर रेखा। समांतर के शब्द से समझ में आता है समांतर, समांतर। यदि दो रेखाओं के मध्य गैप बराबर है, देखो ये गैप बराबर है, आप आगे बढ़ते रहो गैप बराबर ही नजर आएगा, इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं अपन समांतर रेखा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर से तो कोई बोल्ड हो नहीं रहा है तो अपन एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अभिग्रहित 6.1 आपकी नॉलेज में होना चाहिए। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ध्यान रखिए, जैसे एक किरण है, ठीक है ना, किरण है, देखो ये अंत बिंदु है। यदि ये किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये देखो एक रेखा है क्योंकि दोनों ओर से अनंत रूप से आगे बढ़ रही है, खड़ी है, तो वहाँ पर दो आसन कोण बनेंगे। ये बात भी सिंपल पता लग रहा है। एक उभयनिष्ठ बिंदु है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार तो बने दो आसन कोण है ना, इनका योग 180 डिग्री होगा। यानी हम ऐसे लिख लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखिए, जब हम दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म भी बनाते हैं। युग्म का मतलब है दो चीज जोड़े के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं आसन कोण बनाएंगे तो वहां पर भी जो कोण है वो रेखिक युग्म भी बनाएंगे। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अभिग्रहित हैं, इनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर करवा रहे हैं तो हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर कर लेते हैं। अभिग्रहित 6.2, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक ही रेखा बनाती है। पता भी लग रहा है। जैसे देखिए, आसन कोण बन रहे हैं तो उभयनिष्ठ भुजा कौन सी नहीं है, एक तो ये वाली, जैसे इसको नाम देते हैं OP, इसको नाम है OQ। तो ये दोनों अउभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो एक रेखा बनाती है, बिल्कुल एक रेखा बनाएगी। ये POQ ये पूरा घुमा बनाएगी ना, तो ये एक रेखा को ही बनाएगी। इसको भी आप याद रखिए। तो दोनों ही अभिग्रहितों को मिलाकर रेखिक युग्म अभिग्रहित इनको बोलते हैं, ठीक है ना, इनको याद रखिए आप। प्रमेय 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होंगे। हमने पढ़ा ही है, इसका शीर्षाभिमुख ये, उसका शीर्षाभिमुख ये, दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है जानकारी।